तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप मैंने बताया था आपको कि हम डे बाय डे एक क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला क्लास है जावा इंट्रोडक्शन का। तो हम स्टार्ट करेंगे जावा के इंट्रोडक्शन से, जावा की हिस्ट्री से। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना उसका कोई वो नहीं होता। आपको बस इतना जानना होता है कि जावा का डेवलप मतलब स्टार्ट कब हुआ था, जावा बनना कब स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद में इसके फादर कौन है, और थोड़े मोड़े चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम समझते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सीधा स्टार्ट करेंगे अपने जो कॉन्सेप्ट हैं सिंटैक्स वगैरह पे। ठीक है। तो ये हमारा है, ये हमारा पीपीटी है जिसमें हमने आप लोग के लिए बनाया है, थोड़ा अपना एफर्ट लगाया है अच्छे से। अभी जावा डेवलपमेंट। ठीक है। हमारा पहला जो सेकंड पेज है इसमें हिस्ट्री ऑफ जावा। जावा डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन 1991 बाय द ग्रीन टीम लीडिंग बाय द जेम्स गॉसलिंग ऑफ एन अमेरिकन कंपनी सन माइक्रोसिस्टम। मतलब कि सन माइक्रोसिस्टम नाम की एक कंपनी थी जिसमें एक टीम थी ग्रीन टीम करके। ग्रीन टीम करके एक कंपनी थी जिसको लीड कर रहे थे कौन? जेम्स गॉसलिंग ने। ये जेम्स गॉसलिंग लीड कर रहे थे, जिसके अंडर में ये टीम काम कर रही थी। और इसमें ये जो है 1991 में 1991 में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसको लीड कर रहे होते हैं कौन? जेम्स गॉसलिन। और जेम्स गॉसलिन जो है, इसीलिए जेम्स गॉसलिन जो है फादर ऑफ जावा भी कहे जाते हैं। ठीक है। और ये बन के मतलब बन के कंप्लीट हुआ था 1995 में। 1995 में जावा जो है बन के रेडी हो गया था और ये लॉन्च हो गया था। किसमें? 1995 में जावा बन के रेडी हो गया था और लॉन्च हुआ था। ठीक है। स्टार्टिंग नेम जो जावा का था, जावा स्टार्ट में क्या था? ओ ए के करके इसका स्टार्टिंग नेम क्या था? ओक। ओक एक एक्चुअली क्या नाम है, ट्री का नाम है। ओक एक ट्री होता है जो, ऐसा माना जाता है कि गॉसलिन जो थे उनकी जो खिड़की थी जहाँ वो बैठते थे, जहाँ बैठ के वो कोड करते थे, उस खिड़की के सामने एक पेड़ था जो ओक नाम का पेड़ था। तो उसी के पेड़ के नाम पे उन्होंने पहले इसका नाम ओक रखा था। उसके बाद में फिर बाद में बदल के इसका नाम जावा हो गया। जावा को बता दिया, इट वाज लॉन्च्ड इन 1995। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स कंपाइलेशन प्रोसेस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम, जैसे क्या होता था सी या सी प्लस प्लस में जब हम कोड लिखते थे, तो उसमें हमारा क्या होता था, हम एक कोड लिख रहे हैं, मान लो हम किस पे कोड लिख रहे हैं, सी का कोड लिख रहे हैं विंडोज पे। विंडोज पे हम सी का कोड लिख रहे हैं, तो इसमें हम विंडोज में जब सी का कोड लिखते थे तो हम क्या इसका जी सॉरी इसका जो कंपाइलर इंस्टॉल करते थे वो क्या होता था मिन जी डब्ल्यू। मिन जी डब्ल्यू करके एक कंपाइलर होता है जो अपने हम इंस्टॉल करते थे और उसको हम क्या करते थे, अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालते थे। ठीक है। और इस मिन जी डब्ल्यू में दो कंपाइलर होते थे, एक होता था जीसीसी और एक होता था जी प्लस प्लस। जीसीसी रिस्पॉन्सिबल होता था सी के कोड को कंपाइल करने के लिए, और जी प्लस प्लस रिस्पॉन्सिबल होता था सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल करने के लिए। ठीक है। तो अगर हम यही चीज, यही फिर सी का कोड जो है, जब हम इस सी के कोड को जब हम आते थे मैक ओएस पे कंपाइल करने के लिए, तो यहाँ एक दूसरा इसका मैक ओएस का ये कंपाइलर होता था जिसको बोलते थे सी लैंग करके। सी लैंग करके एक कंपाइलर होता था जो इस कंपाइलेशन को करता था। ठीक है। अब सी लैंग का कंपाइल करने का तरीका अलग था और मिन जी डब्ल्यू के कंपाइल करने का तरीका अलग था। तो इस वजह से जब भी इसके कोड को हम इस यानी विंडोज पे कंपाइल किए हुए कोड को हम मैक पे चलाते थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, सही से चलता नहीं था। तो इसी वजह से जो सी या सी प्लस प्लस था वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज नहीं था। और जब हम जावा की बात करते हैं, जावा को हम बोलते हैं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये इस वजह से है क्योंकि जब ये जावा का कंपाइलेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जावा का जो कंपाइलर है वो किस में कंपाइल करता है जावा को? जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो हम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। वो कन्वर्ट होता है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो जब भी हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में क्या होता है? एक प्रोसेसिंग होती है, एक कंपाइलेशन होता है। हम लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? जनरली इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, कोड को इंग्लिश में लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमें लिखना हुआ जावा का सिंटैक्स अगर हम लिखते हैं तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। ये जावा का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से जावा का कोड रन करना स्टार्ट होता है। ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर को ये समझ में कैसे आएगा पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन, ये सब क्या है? तो इस वजह से हमारी, जैसे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो क्या लैंग्वेज समझते हैं? उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है? जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, हमारा फ़ोन हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, या कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक जो होती है वो क्या चीज़ फ़ॉलो करती है? उसको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी मतलब या तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव में होगी या तो निगेटिव में होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी या तो नहीं आएगी। दैट्स मीन कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो पॉजिटिव होता है यानी कि प्लस होता है, इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट गई, ठीक है। तो इसी चीज को क्या किया गया, इस चीज को एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, 0 और 1 के टर्म में। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसको 1 मान लिया गया, अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है तो उसको 0 मान लिया गया, ठीक है। तो जब भी किसी कंपोनेंट में या किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो वो क्या रिटर्न करता है, 1। और जब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती है तो उसमें 0 रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो ये लैंग्वेज होता है, जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, इस इन सब वर्ड्स को 0 और 1 के टर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो कंप्यूटर सीखता है, कंप्यूटर को ये भाषा समझ में आती है, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, बाइनरी, बाइनरी नंबर्स, ठीक है। बाइनरी मतलब 2 डिजिट्स, बाइनरी का मतलब इसमें केवल 2 डिजिट होते हैं, सॉरी 2 डिजिट्स होते हैं, ओके। और जो हमारा जो हम लिखते हैं वो क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, जिसमें कितने डिजिट्स होते हैं, 10, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे बेसिक 10 डिजिट्स होते हैं। इन्हीं का यूज करके बाकी जितने भी यूनिवर्स के नंबर हैं सारे नंबर बनते हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके यूनिवर्स के बाकी सारे नंबर जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक मतलब ये था समझाने का कि जावा जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यों है। क्रॉस प्लेटफॉर्म इस वजह से है कि जब भी हमारा जावा का कोड कंपाइल होता है तो सबसे पहले क्या जनरेट करता है, बाइट कोड। क्या जनरेट करता है, बाइट कोड, ठीक है। फर्दर ये बाइट कोड क्या करता है, ये बाइट कोड होता है कन्वर्ट होता है 0 और 1 के लैंग्वेज में। जबकि जब हम सी और सी प्लस प्लस को कर रहे थे तो वो डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज से 0 और 1 के लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होता था, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होता था। लेकिन जब जावा आया तो जावा क्या करता था, सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो हमने कोड लिखा हुआ है, जो हमने कोड मान लो लिख किया, ये हमारा एक कोड हो गया, ये कोड कन्वर्ट हुआ जावा के टर्म में, ये कोड कन्वर्ट हुआ किसमें, बाइट कोड में, ठीक है। बाइट कोड में कन्वर्ट हो, और ये बाइट कोड किसमें फिर कन्वर्ट होगा, 0 और 1 के टर्म में, ठीक है। तो इसमें ये जो ये चीज़ है, ये बाइट कोड जो है, यही यही जावा को क्या करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। यही बाइट कोड जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अब ये बाइट कोड जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बनाता है, जावा मतलब ये बाइट कोड जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसे बनाता है कि ये बाइट कोड जो होता है, इस बाइट कोड को लेके हम कहीं भी रन करवा सकते हैं। ये बाइट कोड क्या करता है, अगर हम जाते हैं किसमें, मैक ओएस में जाते हैं, मैक ओएस में जाते हैं या लिनक्स पे जाते हैं, ठीक है। लिनक्स पे जाएंगे, इस बाइट कोड को हम लिनक्स पे भी चला सकते हैं और मैक ओएस पे भी चला सकते हैं। और ये फर्दर ये मैक ओएस क्या कंपाइलर क्या करेगा, इस बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, और ये इसका लिनक्स का कंपाइलर भी क्या इस बाइट कोड को क्या कर देगा, 0 और 1 के टर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो हम अगर कोड लिख रहे हैं किसमें, कोड लिख रहे हैं विंडोज़ पे, ठीक है। विंडोज़ ने हमें जनरेट किया एक बाइट कोड, जो बाइट कोड मैक ओएस पे भी चलेगा और जो बाइट कोड लिनक्स पे भी चलेगा। हम मैक ओएस में कोड कर रहे हैं, इसने जनरेट किया एक बाइट कोड, और ये बाइट कोड विंडोज़ पे भी चलेगा और ये बाइट कोड लिनक्स पे भी चलेगा। हम लिनक्स पे कोड कर रहे हैं, इसने जनरेट किया एक बाइट कोड, और ये बाइट कोड मैक ओएस पे भी चलेगा और एक बाइट कोड किस पे भी चलेगा, विंडोज़ पे भी चलेगा। तो इस वजह से हमारा जो जावा है वो क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद में द टैगलाइन ऑफ जावा इज ORA, ORA दैट्स मीन राइट वंस रन एनीवेयर। इसका बेसिक मतलब यही है, राइट वंस यानी एक प्लेटफॉर्म पे लिखो, प्लीज किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवाओ, ओके। एक प्लेटफॉर्म पे लिखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवाओ। उसके बाद में ये हमने अभी आपको ये सारी चीजें बताई, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अनलाइक अदर लैंग्वेजेस दैट नीड प्लेटफॉर्म इज स्पेसिफिक कंपाइलर, जावा इज अ कंपाइल्ड। इसका मतलब वही हुआ कि दूसरे लैंग्वेजों की तरह जिसको एक स्पेसिफिक कंपाइलर चाहिए, जावा को स्पेसिफिक कंपाइलर नहीं चाहिए, ठीक है। जावा कोड इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, मैंने बताया आपको बाइट कोड, और ये बाइट कोड क्या जनरेट करता है, डॉट क्लास फाइल। जब भी हम कोई जावा का कोड लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मान लो हमने एक हेलो प्रोग्राम बनाया, हेलो नाम का एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम सेव करते हैं डॉट जावा से, डॉट जावा से सेव करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब भी हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू, तो इसमें किस में कन्वर्ट होता है, ये डॉट क्लास में। और ये डॉट क्लास फाइल जो होती है वो हमारी बाइट कोड होती है, बाइट कोड ये होती है, क्या होती है, डॉट क्लास फाइल होती है, ठीक है।
बाइट कोड रन्स ऑन जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम। बाइट कोड किस पे रन करता है? जेवीएम पे। जेवीएम जो होता है, जेवीएम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है जेट कंपाइलर और एक होता है इसका इंटरप्रेटर। इसको इंटरप्रेटर भी बोलते हैं, जेट कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। This makes Java application portable across different operating system. This makes Java application portable across different operating system. बेसिक सा मतलब वही हुआ कि हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, जिसमें जो हमारा जावा का एनवायरनमेंट होता है, जावा एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे कि अब जावा का कोड है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि जावा को का कोड है तो हम कहीं भी रन करवा सकते हैं, जावा का कोड कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है ना, जैसे मान लो जावा का कोड रन करवाना हो तो हम उसको हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है। मतलब जैसे हमने बताया आपको कि जावा जो है, जावा क्या जनरेट करता है? बाइट कोड। जावा बाइट कोड जनरेट करता है। तो ये बाइट कोड जनरेट कैसे होगा? ये बाइट कोड कौन जनरेट करेगा? ये बाइट कोड कौन जनरेट करेगा? तो इसके लिए जो जनरेट करेगा उसको हमें अपने सिस्टम के अंदर लाना पड़ता है। जैसे हम MinGW लाते थे, उसी की तरह हमें जावा के लिए क्या लाना पड़ेगा? जेडीके। क्या लाना पड़ेगा? जेडीके। तो आप बोलोगे कि भाई जब MinGW की तरह हम जेडीके भी लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ हम MinGW किसके लिए लाते थे? विंडोज के लिए, सी का प्रोग्राम चलाने के लिए। अगर हम मैक ओएस पे चला रहे हैं तो हम MinGW की बजाय कोई और कंपाइलर लेके आते थे। और अगर हम लिनक्स पे चलाते हैं तो ये MinGW की बजाय कोई और प्लेटफॉर्म, यानी कि तीनों सिस्टम्स के लिए हमें अलग अलग कंपाइलर यूज करने पड़ते थे। लेकिन हम जेडीके के टर्म में, यानी जावा के टर्म में, हम चाहे मैक ओएस पे चलाएं, चाहे लिनक्स पे चलाएं, चाहे हम विंडोज पे चलाएं, सबके लिए क्या चाहिए मुझे? जेडीके। ओनली जेडीके, ठीक है। केवल हमें जेडीके चाहिए होता था। अब ये क्या होता है, जब ये जेडीके हमारा जो है, जेडीके के अंदर क्या चीजें होती हैं? जेडीके के अंदर होता है जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स। डेवलपमेंट टूल्स में जावा, जावा सी, ये हमारा बेसिक कंपाइलर है। ये क्या करता है? हमारा जावा का कोड कंपाइल करता है, यही हमारा बाइट कोड जनरेट करता है। जावा सी ही जो होता है वो हमारा बाइट कोड जनरेट करता है, ठीक है। जे हीप और डॉक्स वगैरह इनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। बेसिकली हमें ये चीज जानना होता है, एक जावा सी और एक जेआरई। सबसे पहले हमारा जावा कोड, मान लो ये हमारा जावा का एक कोड हो गया, ठीक है। हमने जावा हेलो जावा करके लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने हेलो प्रिंट करवा रखा है, ठीक है। हेलो हमने प्रिंट करवा रखा है। अब ये कहाँ जाएगा? सीधा जीडीके के अंदर जाएगा। जेडीके के अंदर जाएगा, जिसमें दो चीजें होती हैं, एक जेआरई और एक डेवलपमेंट टूल, ठीक है। अब ये सीधा कोड हमारा जाता है डेवलपमेंट टूल के जावा कंपाइलर के पास। जावा कंपाइलर इसको क्या करता है? बाइट कोड में जनरेट करता है। जावा कंपाइलर इसको बाइट कोड में यहाँ जनरेट कर देता है। अब ये बाइट कोड कहाँ जाता है? इंटरप्रेटर, यानी कि इसके पास जाता है, जेआरई के पास। जेआरई में क्या क्या चीजें होती हैं? जेवीएम, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और क्लास लाइब्रेरीज, ठीक है। क्लास लाइब्रेरीज ये जो होती हैं, ये हेल्पिंग लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे हमारा दो लाइब्रेरीज होती हैं, एक होती हैं यूजर डिफाइंड लाइब्रेरीज और एक होती हैं जो हमारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं। तो हमारे जावा के अंदर बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो इनबिल्ट है, ठीक है। तो वो लाइब्रेरीज भी इसके अंदर होती है, किसके अंदर? जेआरई के अंदर, ठीक है। अब जेवीएम के अंदर क्या होता है? जेवीएम भी एक बॉक्स है। जेवीएम के अंदर क्या होता है? जेवीएम के अंदर होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर कौन सा होता है? जिट कंपाइलर। जिट कंपाइलर और ये जावा सी कंपाइलर का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली जावा सी कंपाइलर और जिट कंपाइलर का मतलब ऐसा हुआ, तो कोई ये चीजें भी फर्दर कंपाइलेशन का ही काम कर रही हैं। ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी कंपाइलेशन का काम करेंगे, क्योंकि अब उसको जावा सी फाइल को, सॉरी बाइट कोड को 0 और 1 के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये भी कंपाइलेशन ही हुआ। तो जिट कंपाइलर क्या करता है? जिट कंपाइलर क्या करता है कि जैसे हमने प्रोग्राम बनाए, ठीक है। अब प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होंगे, ठीक है। मान लो एक मेथड हमने बनाया सम करके, एक हमने मेथड बनाया सम करके, और ये सम जो है हमारे पूरे प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जिट कंपाइलर क्या करेगा? इस प्रोग्राम को अपने पास रख लेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको एक ही बार कंपाइल करके अपने पास में स्टोर करके रख लेगा। अब इसको बार बार जो है हर बार कंपाइल करना नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होती है? इफिशियंसी बढ़ती है, कोड की इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। और ये इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता जाता है, लाइन बाय लाइन कोड को कंपाइल करता जाता है, ठीक है।
अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है, ये हमने आपको समझाने के लिए बना रखा है, ये हमारा पूरा जेडीके हो गया एक बॉक्स। जेडीके के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक जावा डेवलपमेंट टूल होता है और दूसरी होती है जेआरई, ठीक है? जेआरई के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लास लाइब्रेरीज़, एक होता है जेवीएम, ठीक है? जेवीएम होता है और जेवीएम के अंदर होता है एक इंटरप्रेटर और जिट कंपाइलर, ठीक है? जेवीएम के अंदर क्या होता है, इंटरप्रेटर और जिट कंपाइलर, ओके? ये सारा आप अब हाँ, ये चीज़ आपको देखना है कि जेडीके किसके लिए यूज़फुल होता है और जेआरई किसके लिए यूज़फुल होता है। जेडीके जो बना रहे होते हैं, वेबसाइट जो बना रहे होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है? जेडीके जो वेबसाइट बना रहे होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है क्योंकि इनको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है, डेवलपमेंट टूल भी चाहिए होता है और जेआरई भी चाहिए होता है। जेआरई क्या करता है, कोड को रन करवाता है और डेवलपमेंट टूल क्या करता है, कोड को डेवलप करने के लिए जितने भी उसकी कंपोनेंट्स हैं, सारे यूज़ होते हैं, वो डेवलपमेंट टूल हमें प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा यूज़र है जो उस कोड को यूज़ कर रहा है, उस जैसे मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं, ठीक है? आपने ऐप डेवलप कर दिया। आपने एक ऐप डेवलप कर दिया, ठीक है? ऐप डेवलप आपने किस-किस के मदद से करा? डेवलपमेंट टूल के और जेआरई की मदद से, ठीक है? जेआरई आपको जावा का ये ऐप को रन करवाने के लिए यूज़फुल होता है और डेवलपमेंट टूल क्या करता है? डेवलप करवाने के लिए यूज़ होता है। तो एक जो डेवलपर होता है, उसको क्या चाहिए होता है? जेडीके पूरा, ये पूरा चीज़ चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन जो एक यूज़र होता है जिसको डेवलप क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे मतलब नहीं है। उसको उस ऐप को केवल उसको क्या करना है? यूज़ करना है। अगर उसको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? केवल जेआरई की ज़रूरत होती है, ठीक है? ठीक है। यहाँ पे मैंने ये समझाया है कि एक बाइट कोड होता है, उसको आप विंडोज़ पे ले जाके रन करवा दो, मैक ओएस पे ले जाके रन करवा दो या लिनक्स पे ले जाके रन करवा दो। यहाँ पे हमने एक जावा नोटपैड बनाया हुआ है। नोटपैड पे हमने कोडिंग की हुई है, ठीक है? जावा फाइल बनाई है जिसमें हमने एक नोटपैड पे जावा का वो कोड लिखा है और उसको सी कंपाइलर जावा सी के थ्रू इसको कंपाइल किया हुआ और इस कंपाइलर ने हमें डॉट क्लास फाइल करके जनरेट करके दिया है। ये डॉट क्लास फाइल जनरेट करके दिया है, ठीक है? हम आगे की क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम नोटपैड पे जावा का प्रोग्राम नोटपैड पे जैसे कैसे हम जावा का प्रोग्राम रन करेंगे, लिखेंगे और उसको कैसे हम अपने कंप्यूटर के टर्मिनल के थ्रू रन करवाएँगे। क्लास में हम नोटपैड में जावा का कोड लिखेंगे और उसपे उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम उसको रन करवाएँगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।